एआई बनाइए, उसको टेस्ट करो। तो एआई क्या करेगा, आपके बिहाफ में कुछ कोड लिखेगा। वो कोड क्या कर रहा होगा, आपकी एपीआई को टेस्ट कर रहा होगा। टेस्ट करने के बाद वो आपको बताएगा कि भाई आपकी एपीआई सही चल रही है या नहीं चल रही। पता ही नहीं है ना फ्रंट एंड पे एरर आ रहा है, बैक एंड पे एरर आ रहा है। तो इसका आसान तरीका है कि भाई पहले ये पता करें। ज्यादातर एरर बैक एंड पे आता है। अच्छा, दूसरी चीज कि अब पता चल गया एरर बैक एंड पे आ रहा है, तो अब एआई से कैसे हम जो है डिबग करवा सकते हैं। आप उससे बोले भाई बैकएंड मुझे डिबग करना है, उसके लिए मेरे पास बैकएंड पे प्रिंट लॉग्स होते हैं, वो लिख दो। वो बहुत सारे प्रिंट्स लिख देगा। आप एआई को डायरेक्ट बोलेंगे ना मेरे पास ये एरर आ रहा है, इसे सॉल्व करो, नहीं कर पाएगा। उससे बोले पहले लॉग्स लिखो, फिर उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को चलाएं। जब वो एरर आएगा तो बैक एंड में बहुत सारे लॉग्स प्रिंट होंगे। आपने कुछ नहीं करना, अपने टर्मिनल से सारे लॉग्स को कॉपी करना है, एआई को देना है कि भाई ये लॉग्स आ रहे हैं, एरर मैसेज कुछ ना कुछ होता है, उस एरर मैसेज एआई को देना है, फिर वो डिबग कर सकता है। तो इस तरह से डिबगिंग होती है और इतनी मुश्किल नहीं है। आपने तो एआई आपके पास है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना है। बैकएंड पे डिबगिंग करने का, इवन फ्रंट एंड पे भी डिबगिंग करने का ये तरीका होता है कि हम जो है क्या करते हैं, लॉग्स कराते हैं। इवन एआई को भी मैं हटा दूं तो हमारे पास एक चीज होती थी टाइप स्क्रिप्ट में, console.log। हम क्यों करते थे वो फीचर क्यों दिया हमें, ताकि हम चेक कर सकें कि भाई फला वेरिएबल में क्या चीज आ रही है, फला वेरिएबल में अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा। इस तरह से बहुत सारे आप वेरिएबल प्रिंट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास console.log होता था पाइथन में और टाइप स्क्रिप्ट में, और प्रिंट होता है आपके पास पाइथन में। ये दोनों चीजें क्यों यूज होती है, आपका आउटपुट प्रिंट कराने के लिए बस। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब अच्छा, यही प्रिंट आपकी हेल्प करते थे डिबगिंग करने में, क्योंकि पहले तो एआई होता नहीं था। तो हम लोग कैसे डिबगिंग करते थे, हम पूरा फ्लो चेक करते थे, इस वेरिएबल में क्या चीज आ रही है। फिर वो एआई, फॉर एग्जांपल आपने एलएलएम को रिक्वेस्ट भेजी, एलएलएम क्या रिस्पांस दे रहा है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, टोकन्स आ रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है, फाइनल आउटपुट आ रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो वो कैसे पता चलेंगी, वो प्रिंट करा के ही पता चलेंगी। तो बाज दफा एआई को नहीं पता होता, तो हम कैसे बताएंगे, हम एआई से बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये एरर आ रहा है। एरर आपके पास नॉर्मली आपका जो बैकएंड जहाँ पे चल रहा है ना, टर्मिनल पे आ रहा होगा, वहां से एरर कॉपी करना है। आपसे एआई को बोलना है कि भाई ये मेरा एरर है, इसको मुझे डिबग करना है। उसके लिए क्या करो कि बैकएंड में मेरी एपीआई में प्रिंट करा दो, ताकि हमारी डिबगिंग आसान हो जाए। तो वो क्या करेगा, आपके बैकएंड में मुख्तलिफ जगहों पे प्रिंट लगा देगा। प्रिंट लगाने से उसका फायदा ये होगा, अच्छा जब प्रिंट लग जाए उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन को चलाना है, चलाने के बाद भी सेम एरर ही आएगा, एरर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन एरर सॉल्व करने के लिए वो जो ट्रेसेस थे, वो जो प्रिंट है, वो अब आपकी हेल्प करेंगे डिबगिंग करने में। लेकिन आप डिबगिंग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। आपने वो प्रिंट जितने भी प्रिंट हुए हैं टर्मिनल पे, सारे प्रिंट कॉपी करने, एआई को दे देना कि भाई ये जब मैं एप्लीकेशन चला रहा हूँ ये रिस्पॉन्स, ये प्रिंट आ रहा है सारे। इस तरह से एआई को समझ आएगा कि एलएलएम क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। वो बस ये हो रहा है। एलएलएम को अगर हम कोई टूल कॉल कर रहे हैं तो टूल कॉल करने में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रैक सिस्टम चल रहा है तो उसमें क्या कहाँ क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो इस तरह से एआई डिबग कर इंडेक्स की सकेगा। फाइल कहाँ बनानी है? अगर हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं सर, वही रह गया। और हो सकता है लॉगिन पहले तो टाइम एक्सटेंड हो गया। ऑथेंटिकेशन जो होती है उस पर भी हम बात करें। अच्छा सही। नहीं इंशाल्लाह डायरेक्ट जिनका अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो वो 79 कौन कौन है, आप बस हैंडल्स करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, पहला बुक वाला भी नहीं है, बुक की बात हो रही है। हैंडल्स क्या मारे मेरे पास, आप लोग ना पीछे चले जाए, जिनका बुक कंप्लीट नहीं है पीछे चले जाए ताकि मैं बात कर लूँ। और अपनी इस वक्त जगह छोड़ के पीछे वाली जगह पे चले जाए।
वॉइस आप भी, जिनकी बुक भी कंप्लीट नहीं है उनसे बात कर रहे हैं। जिनकी बुक कंप्लीट नहीं है वो पीछे चले जाए और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह से आगे आते हैं। जिनके प्रोडक्ट चेक हो गए, चेक किन किन के हो गए, तो जिन जिनके हो गए ना वो आगे वाले सीट्स फिल करते रहे, आगे आते रहे। इतना आप आगे आते रहे, फिर हम पीछे जगह बनाएंगे। क्योंकि आप लोगों का जो तरीका है ना, एरर आया, कॉपी किया, पेस्ट किया, क्लॉट को दिया, वो फिर पूरा चक्कर घुमाएगा लेकिन सॉल्व नहीं करके देगा। टोकन भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, सॉल्व भी नहीं हुआ। तो एरर सॉल्व करने के लिए हमने जेमिनी को कॉन्टेक्स्ट देना होता है, आपके क्लॉट कोड को कॉन्टेक्स्ट देना होता है कि आपका जो कोड चल रहा है उस दौरान वो क्या क्या काम कर रहा है, उस सब के प्रिंट हमें उससे देंगे तो वो इजीली सॉल्व कर पाएगा, वरना हमेशा वो आपको घुमाता ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ है कि भाई आपने जो है जी स्किल्स मैंने बेसिकली क्लाउड कोड से ही बनवाई है। हाँ, मतलब मैंने जब इसको बना रहा था पहले मैंने अच्छा स्किल मैंने कैसे बनाई है, ये मेरा तरीका था। आप लोग फ्लेक्सिबल है, अपने तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने ये तरीका यूज़ किया था, पहले मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च कराई, कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट किया, फिर मैंने बोला भाई चैट किट की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ और मुझे ये चीज़ें बनानी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तो मेरे क्लाउड के पास सारा कॉन्टेक्स्ट आ गया। फिर वो कॉन्टेक्स्ट कहीं चला ना जाए, मैंने कहा भाई इसके एजेंट और स्किल बना दो। यहाँ पे एक स्किल आप देख रहे हैं, ये भी इसी ने बनाई है, डिबग वाली। ये वाली स्किल इसने इसलिए बनाई थी क्योंकि बाकी स्किल के साथ भी मेरा जो है चैटबॉट चल नहीं रहा था। फिर मैंने उसी से सॉल्व कराया था, उससे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई जितने भी अभी एरर्स वगैरह करे हैं ना तुमने, उसकी भी एक जो है आप क्या करो स्किल बनाओ कि क्या क्या एरर फेस हो सकते हैं। तो वो सारी एरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिबगिंग करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस स्किल के अंदर उसने ऐड कर दी। उसने खुद करी थी, मैंने बोला नहीं था डिबगिंग का। मैंने उसको ये बोला था भाई स्किल्स बना दो, उससे ये वाली भी बना दो। तो भाई स्किल इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कल मुझे एक चैटबॉट बनाना था, वो मैंने आधे घंटे में बनाया। उससे अगली दफ़ा जब मैं बनाऊँगा वो मुझे 5 मिनट लगेंगे, मतलब मैं इनपुट देने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं नाश्ता खाना खाने निकल जाऊँगा और जो है किसी को बिठा दूँगा, छोटे भाई बहन को, कि भाई यस यस करते रहना बस। क्योंकि बाज़ दफ़ा वो आप रुक जाता है तो उसको यस करके परमिशन देनी पड़ती है। हाँ, तो घर वाले भी देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं, बस यस यस ही कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड आपका प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ होना चाहिए। जी क्योंकि हर चीज़ स्पेसिफाई हमने पहले ही कर दिया ना अपने हिसाब से, तो वो कुछ गलत दोबारा बोलो। करेगा ही नहीं। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपने एक दफ़ा जब एजेंट बना लिया तो आपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दोबारा वही एजेंट नहीं बनाना है, पहले वाले से कॉपी करना है, दूसरे वाले में पेस्ट करना है। यही तो है रीयूजेबल, इससे टाइम बचेगा आपका। जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कितने मेरे पास एजेंट्स हैं और कितनी स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्लाउड के एजेंट्स के अंदर ये देखें बहुत सारे एजेंट बने हुए, ये सब क्लाउड कोड बना रहे हैं आपके पास एजेंट्स। जब ये आगे आप हैकाथॉन करेंगे तो
दौरान आपको पता चलेगा। अभी तो फिलहाल आपके पास चैट किट वाला एक्सपर्ट इसमें भी है, तो मैंने उसी प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं किया। तो ये वाली चीज़ है कि भाई आपने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने हैं, जितने अच्छे आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट होंगे इतना आप अच्छी डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं, अब तो स्पीड की भी बात है कि जल्दी भी बनाना है ना। अब AI से बनवा लो ना, जल्दी भी बनाना है। क्या करना पड़ेगा? अब वो नहीं दे रहा। हर चीज़ की अपने पास जो भी चीज़ आप बनाएं उसका एजेंट और स्किल्स बनवा लें क्लाउड कोड से। तो जितनी आपने मगजमारी करी थी फॉर एग्जांपल रैक सिस्टम बनाने में, उसकी जब एक दफ़ा चलने लग जाए तो आपने उसका एजेंट और उसकी स्किल्स बनवा लेनी है कि भाई अगली दफ़ा जब आपको बनाना पड़े तो आप फिर मगजमारी नहीं करें। आपके पूरे रैक सिस्टम की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होगी? आपके एजेंट के अंदर और उसकी स्किल्स के अंदर। ये मतलब है रीयूजेबल का। कोड कहीं पे भी नहीं लिखना हमने, कोड हम AI से लिखवाएंगे जी। चैटबॉट की स्किल नहीं बनाई मैंने। आप शुरू में बनवाए, मैंने फ्रंट एंड की बनी है। शुरू में एक एजेंट बना ले, लेकिन हो सकता है वो इतना अच्छा काम नहीं करे। फॉर एग्जांपल ये है चैट किट एक्सपर्ट, मैंने पहली दफा इसको बनवाया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए। कैसे बनवाया? मैंने बोला भाई कॉन्टैक्ट 7 से चैट किट की इंफॉर्मेशन लाओ, इंटरनेट से चैट किट की इंफॉर्मेशन लाओ, और एक मेरे पास सब एजेंट बना दो। से बना दिया। फिर मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, मेरे पास एरर्स आ रहे, मसले आ रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे, तो फिर ऐसा ऐसा वो सॉल्व होते गए। जब आखिर में सारे सॉल्व हो गए तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मेरा जो एजेंट बना हुआ था उसको अपडेट कर दो, ताकि अगली दफ़ा वो मुझे ऐसे मसले ना फेस हो। तो इसी तरह आप अपने एजेंट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि वो और इम्प्रूव होता रहे। टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव होता रहेगा। मुझे और चैट किट के बारे में कुछ पता चलेगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। तो हमने इसको इम्प्रूव करता रहना है। बाकी कोड तो हमारा AI लिख रहा है जी। ये .md की फाइल है, सारी MD की फाइल है। हाँ करवा ले, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो, लेकिन मैंने कहा टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करते रहेंगे ताकि जो है वो जितना टाइम पहले प्रोजेक्ट में लगा रहा था उससे कम टाइम अगले प्रोजेक्ट में लगे। आप पहले एजेंट को बोलें कि भाई मेरी स्पेक्स पढ़ो, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझो और रेलेवेंट स्किल्स बना दो और एजेंट बना दो। पहले तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको इंटरनेट से भी स्किल्स मिल सकती हैं, एजेंट्स मिल सकते हैं। आप सर्च करें क्लाउड कोड एजेंट्स, आपको बने बनाए से मिल जाएंगे। इन सारे एजेंट के अंदर कुछ भी नहीं होता। क्या होता है ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। अरे क्या कर दिया। हाँ तो ये रहा मेरा, अरे ये तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो चैट किट है उसकी इंफॉर्मेशन है इस मेरे एजेंट के पास। क्योंकि चैट किट एक नई चीज़ है तो क्लाउड कोड हमेशा जो है मसले करता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप अगर देखें तो कितनी लाइनों की है, 277 लाइनों की है। बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? वो फिर उठाएगा इसकी, ये मैंने कुछ स्किल्स बनाई की थी जो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो मैंने इसी एजेंट के अंदर बता दिया कि भाई आपने कुछ स्किल्स को यूटिलाइज करना है। तो चैट किट का बैकएंड जो है उसकी एक स्किल बनी हुई है, उसके अंदर बैकएंड की सारी इंफॉर्मेशन है। चैट किट का फ्रंट एंड एक स्किल बनी हुई है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस स्किल के अंदर है। तो ये सारी रीयूजेबल है और ये कुछ नहीं है, टेक्स्ट है मेरे पास सिंपल। अगर मैं आपको इसकी स्किल भी दिखाऊं फ्रंट एंड वाली, देखिए कितनी सारी स्किल हो गई। क्लाउड कोड से बना ले, पेन से बना ले, आपकी मर्जी है। टाइम टू टाइम आप उसे अपडेट करते रहें। हो सकता है पहली दफा में तो अच्छा ना चले, आपको एरर्स आएंगे, उन एरर से आप उसको बोलेंगे भाई इसे इम्प्रूव करो, अगली दफा मुझे ऐसे एरर नहीं चाहिए। इम्प्रूव करेगा, अगली दफा और कम टाइम लगेगा आपको।
तो ये टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते रहेंगे आपके पास एजेंट और स्किल्स। जिनको एजेंट और स्किल्स के बारे में नहीं पता, हम ज़ाहिर है दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, आप सर्च कर लें, बहुत आसान सी चीज़ है। ये वाली स्किल कॉपी पेस्ट। हाँ, डिपेंड करता है। अब मेरे पास नेक्स्ट जेएस की स्किल है, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फास्ट एपीआई का, नेक्स्ट जेएस की उधर ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट भी मैं नेक्स्ट जेएस का बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट जेएस की जितनी भी स्किल्स हैं वो मैं कॉपी कर लूँगा दूसरे प्रोजेक्ट में। कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा मुझे, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होगी तो अपने हिसाब से देख लें। मैं प्रोजेक्ट बेस्ड रखता हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई टॉपिक की तरफ। आज के लास्ट क्लास में हमने जो है डेटाबेसेस को एक्सटेंसिवली समझा था और मैंने आपको बताया था कि डेटाबेसेस के अगर आपको करंट ऑपरेशन आ गए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं मतलब हर एप्लीकेशन में अगर आप नोट करें, जो पुरानी एआई को हटा के मैं बोलूँ, एआई को हटा के कोई भी एप्लीकेशन देखें उसमें 4 ऑपरेशन ही हो रहे होते हैं। या कोई चीज़ क्रिएट हो रही होती है, या कोई चीज़ डिलीट हो रही होती है, या कोई चीज़ कोई यूज़र रीड कर रहा होता है या अपडेट कर रहा होता है। आप फेसबुक खोल लें, फेसबुक में क्या होता है, आपके पास पोस्टें क्रिएट हो रही होती है, आप उन पोस्टों को रीड कर रहे होते हैं। अगर आपकी पोस्ट है, आप उस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, तो आपको करंट आ गया ना, अपडेट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड, ये 4 चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप एआई को हटा के कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। हाँ, फिर उसमें एआई एजेंट्स एसडीके आ जाएगा, चैट किट आ जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो हमारा अभी मेन फोकस है बैकएंड पे। और जो है मैंने लास्ट क्लास में एक अच्छी सी डायग्राम भी बनाई थी, तो एक क्विकली हम उसको रिव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं और फिर हम जाएंगे डेटाबेस की। लास्ट क्लास में जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसकी जो है हम डेटाबेस की इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस। अब पोस्टग्रेस के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शन है। एक हमने फ्री ऑप्शन बताया है स्टार्टिंग के लिए, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। नियॉन आसान है, आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नियॉन डीबी, NEON, नियॉन डीबी, तो उसको हमने लास्ट क्लास में फास्ट पेज पे कनेक्ट भी किया था, उसको हम दोबारा कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास जो है ये हमने आर्किटेक्चर समझा था कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आती है वो कहाँ आती है, कहाँ से आती है, अमूमन फ्रंट एंड से आ रही होती है। कहाँ पर आती है, बैक एंड पे क्या है, एआई है, एपीआई। ये एपीआई रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं एपीआई को आप फ्रंट एंड से कॉल भी करवाते हैं। हमारे केस में बैक एंड पे एपीआई। अच्छा, एपीआई बनाने के 10 तरीके हैं, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फास्ट एपीआई। क्यों, आसान है और फास्ट है और डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दे रही है ऑटोमेटिकली। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसमें आप इजीली सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन उसका भी पार्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट जो हमारी लेयर होती है वो होती है डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। हम जो अपना डेटा स्टोर करेंगे, किस तरह का डेटा। अच्छा, डेटाबेस कौन सा यूज़ करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा है क्या। इस वाले केस में मेरे पास क्या डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है। तो उन स्टूडेंट्स का डेटा मैं किस में स्टोर करूँगा, मैं पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस में स्टोर करूँगा। अब मेरे पास एक और डेटा है बुक से रिलेटेड, रैक सिस्टम के लिए मुझे बुक से रिलेटेड मेरे पास डेटा है, पूरी बुक है उसके अंदर। अब वो डेटा कहाँ पे स्टोर करूँगा, वो मैं स्टोर करूँगा वेक्टर डेटाबेस में, क्योंकि वो सिंपल पूरी बुक का पूरा टेक्स्ट जो है नंबर्स में तोड़ तोड़ के वो सेव किया हुआ। उस वेक्टर डेटाबेसेस का मकसद अलग है, ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली
सर्चेस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कैसे आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं फौरन। ये कर दूँ बस। तो वहाँ पर भी वो जो रिजल्ट का डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो वेक्टर डेटाबेस में ही आपके पास स्टोर हो रहा होता है। डिफरेंट अप्रोचेज हैं, एक ये भी अप्रोच है। तो दो तरह के हमने डेटाबेसेस पढ़े थे, वेक्टर डेटाबेसेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है, हमने स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास पोस्ट ग्रेस का हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम पोस्ट ग्रेस का डेटाबेसेस बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेस का जो डेटाबेस है ना, ये बाय द वे फ्री है। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने के लिए आपको अपने पास इंस्टॉल करना होता है, और फिर आप अपने कंप्यूटर में उसे चला सकते हैं। लेकिन उसको चलाने के लिए मल्टीपल चीज़ें, आपको मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल तरीका है। आ गया तो आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका। तो पोस्टग्रेस अगर हमने यूज़ करना है डेटाबेस, तो एक तरीका था लोकली इंस्टॉल करना, लेकिन हमने देखा उसमें लर्निंग करके। दूसरा तरीका क्या है, ऐसी सर्विसेज ढूंढें जो पोस्टग्रेस का डेटाबेस प्रोवाइड करनी है, जिसमें से हमने एक देखी थी नियॉन डीबी। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, पोस्टग्रेस का डेटाबेस ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पोस्टग्रेस को यूज करने की जितनी भी हैंडलिंग थी, वो सारी कौन करेगा, ये नियॉन करेगा। हाँ जाहिर है, अब उसके पैसे भी चार्ज करेगा, लेकिन एक हद तक आपके पास फ्री है, तो आप फ्री वाला यूज कर लेंगे सीखने के लिए। तो नियॉन आपके पास जो है डेटाबेस है जो हम यूज करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया था, हम उसे खोल लेते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए थे। अगले प्रोजेक्ट में कर लिएगा। मैंने डिस्कॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था, रैन ने भी क्लास कंटेंट में शेयर कर दिया था। फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल फ्रॉम 0 टू कर लिया था हमने ये काम, है ना। डेटाबेस, हमने हमारे पास ट्यूटोरियल था। इंटर दबाया था सर हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। सिंपल, मैंने आपको स्टार्ट किया था फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए किसी ने कुछ बनाया, मुझे याद पड़ रहा है किसी ने बनाया था, मुझे टैग भी किया था किसी ने। आपने किया था, ज़बरदस्त। और आपने किया है, और दोनों ने किया है, हैकेथॉन बनाया और है ना सर, और क्या चाहिए? इन्होंने भी किया है। तो फुल स्टैक एप्लीकेशन बन गई आपकी। यही हुआ ना फास्ट एपीआई। अच्छा, फ्रंट एंड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जब आपका बैकएंड बन जाएगा मस्ते ज़्यादा है फुल स्टैक में। आप क्लाउड कोड से बोलेंगे भाई इस बैकएंड का फ्रंट एंड भी बना दो, अच्छा, ठीक है। बना देगा आराम से, तो मसला नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है देखा था कि हमने यूवी को इनिशियलाइज किया था, यूवी को इंस्टॉल किया था, ये इनिट की कमांड्स वगैरह हमने सारी देख ली थी, ये हमारे चेक पॉइंट चल रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई क्या थी, एपीआई बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, बैकएंड फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं। फास्ट एपीआई, यूवीकॉन, अच्छा अभी थोड़ा इधर कर ले तुम। अच्छा इसके बाद चैटबॉट ये तीन चीज़ें हैं। जब आप फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ तीन चीज़ें इंस्टॉल होती है मेनली, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन और फाइडेंटिटी। फ्रंट एंड से कुछ ये तो आपको आती होंगी, फिर बाद में फास्ट एपीआई के थ्रू उसको वो करना। तो पूछ लेते हैं किसी से। जी सर, आप जो नीचे चार्जर लगा रहे हैं, जी कैसे आप, ठीक है, हैंड रेस करें पहले। उसने खुद किया होगा फास्ट एपीआई चाहिए, समझ नहीं फास्ट एपीआई क्या है, अगर नहीं समझा तो फिर अभी तो बताया है, डॉक्यूमेंट खोलिएगा, नहीं बताया ना, मैं फिर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वही पार्ट देगा, सारा नहीं देगा। नहीं सारा जोर से बोलें, सही बता रहे हैं। रिएक्ट चैटबॉट वाला, आवाज़ नहीं आ रही, ये मैं सेकंड वाला ना, पहला तो हमने बना लिया बोले? वो वाला सेकंड वाला था। हाँ, और तरीका ये होता है आगे आ जाए। डॉट स्पेसिफाई, एक दफ़ा बस आवाज़ नहीं आ रही। बन चुका है। हाँ स्लैश एसपी डॉट स्पेसिफाई, अब आगे प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो आपने रख दो मैंने ये कुर्सी आगे आगे बैठ गए, स्पेसिफाई के आगे फॉर्म नहीं है। थोड़ा आगे आगे बताएं, नहीं आ मैं रही। तो करके देख लेते हैं अगर दो एपीआई कोडें डेटाबेस से
सर ने बताया। डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए फास्ट एपीआई है। हाँ, नहीं। मतलब सर ने को सर ने मुझे हाँ पढ़ा। वो गलती करके मैं दोबारा करवाऊँ कर एपीआईज बनाने के लिए भाई, क्या करने के लिए? यूवी कॉड उन एपीआईज को चलाने के लिए, रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए। ठीक है। पाइडेंटिक वैलिडेशन देखा है, ठीक है। वैलिडेशन पाइडेंटिक है वैलिडेशन के लिए। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था किस तरह से आपकी डेटा वैलिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक एपीआई है, वो आपका नाम और एज मांग रही है, आपने नाम की जगह पे एज दे दी और एज की जगह पे नाम दे दिया, ये तो उल्टा काम हो गया ना। तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारी एपीआई अच्छा सा एक एरर थ्रो करे, ऐसा ना हो क्रैश हो जाए एपीआई, कैसे रन करें? एक एरर दे। तो उसके लिए हमारे पास भाई पाइडेंटिक इस तरह की वैलिडेशन हैंडल कर रहा होता है। ये आपकी सिक्योरिटी में भी काम आता है, कंटेंट करें। अब ये इसको क्योंकि हो सकता है कोई एपीआई के अंदर आपके पास जो है कुछ ऐसा कोड दे दे जो आपके बैकएंड का सारा डेटा डिलीट कर दे। ऐसे अटैक होते हैं कि आपकी एपीआई कॉल करते हुए उन्होंने नेम की जगह पे कुछ ऐसा कोड दे दिया जो आपके बैकएंड पे जाके आपके बैकएंड के कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने डेटा उड़ा दिया। तो ऐसे अटैक होते हैं। तो इस तरह के अटैक से बचने के लिए भी हमारे पास पाइडेंटिक हमारी हेल्प करता है, वैलिडेट करता है कि भाई जो भी चीज़ आ रही है वो सही चीज़ आ रही है, नहीं आ रही। तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने वेरीफाई किया, ठीक है, फास्ट एपीआई चलाई, प्रोजेक्ट भी मैं अपने पास खोल लेता हूँ। आइडेंटिटी को समझाया मैंने भी लिखा। और मेरे ख्याल में हम काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन मैं आपको रिव्यू करा दूंगा कि आप ये पूरा बना लेंगे। जिन्होंने ये बनाया है, ये बनाना मुश्किल था। यार वो ये प्रोजेक्ट जिन्होंने स्टार्ट किया है यकीनन उन्होंने बना लिया होगा कुछ ना कुछ। की तरह क्लासेस ले रही होती जो हमारे अच्छे बच्चे हैं इंशाल्लाह स्टार्ट नहीं करते, वो फिर वो फंसे ही रहेंगे एरर्स में। साथ साथ कर ले ताकि हैकाथॉन 2 जब आपका आए हो गया, तो उसमें भी यही काम करना होगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। रन करके देखा। तो पहले से करा हुआ होगा तो जल्दी कर लेंगे, पहले से नहीं करा होगा तो फिर आपके पास फिर वही अटके रहेंगे। अच्छा, तो लोकल हाउस वैसे कितना टाइम लगा था आपको इम्प्लीमेंट करने में? फ्रंट एंड भी बोल देती हूँ, आप बैक एंड भी बोल देती क्लाउड कोड से आपने कराया था, स्पेक्टेड यूज़ किया था? नहीं, तब ये घंटा लग गया। सही है, आपने स्पेक्टेड से किया था, आपने भी स्पेक्टेड से किया था। तो भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में और आधे घंटे में हो गया, खुद से कर लिया आधे घंटे में इन्होंने। और यहाँ से भी हैंडल्स हुए थे ना, आपका कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स। पहले मुश्किल होता था पूरा बैकएंड बनाना, आधे आधे 1 घंटे में बन रहा है। तो आपके पास अगर आधा घंटा 1 घंटा नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो कहाँ चला गया? GIS ये रहा। और लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट API बना रहे थे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, हम इसको खोल लेते हैं और हम डेटाबेस आज कनेक्ट कर लेंगे। कर तो लिया था लास्ट क्लास में, मैं आपको रिव्यू करा दूंगा। और हम हाइब्रिड अप्रोच लेके चल रहे थे जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे और क्लाउड से कोड लिखवा रहे थे ताकि हम जो है दोनों चीज़ें हमारे पास अच्छी हो। है ना, क्या नाम है? क्लाउड से भी करवाना आना चाहिए और आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये खुल मैंने तो घर तब जाके तक कर मैं लिया आता था, हूँ मुझे अपनी नहीं घर जाके तो हाँ, घर जाके मैंने कर लिया था, मुझे नहीं पता सर ने करवाया नहीं करवाया। पहला स्टेप जो हमने किया था, एक API बनाई थी। API बनाने का एक सिंपल सा स्टेप था, ये रखो। कितनी लाइन हो गए? एक अगर इंपोर्ट को भी मिला दें तो ये 6 लाइन हो गए, 5 लाइन हो गए, 5 लाइनों का आपका कोड है। तो इतना आसान था फास्ट API से API बनाना। और ये API आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दे देगी। अच्छा, ये API हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। मैंने खा लिया। अच्छा जी, यहाँ से पूछते हैं, आप बताएं क्लासेस जी, इस API को कॉल कैसे करेंगे? बंद हो गई है। पहले तो हम चलाते थे यूनिकॉर्न से या फास्ट API का था डेव, बुढ़ापे में तो आ ही जाता है। उससे चला लेते थे।
अब फिर उसके बाद मुझे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, फास्ट एपीआई अप एंड रनिंग है, मुझे इस स्पेसिफिक एपीआई को कॉल कराना है। कैसे करूँगा? क्या गलत इसका क्या कोई ना बोला? कोई यूआरएल था, एंड पॉइंट द लोकल होस्ट 8000 आता है स्लैश ये बहन को है छोटी। डॉक्स से तो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे ये मिल जाएगी, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं खोलनी है, मुझे इस वाली एपीआई को कॉल करना है ताकि ये एपीआई मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे, ये सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज दे दे। रेशो डेटो से भरने कैसे करूँगा कॉल? सिंपल लोकल होस्ट 8000 मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरी एपीआई का एंड पॉइंट क्या है स्लैश, तो उसके आगे मुझे कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, मैं लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा, मेरी ये वाली एपीआई चल जाएगी। समझ आया? यही कह रहे थे कि जो भी नई चीज़ समझ आया? पक्का? करके आगे बताएंगे, ठीक है, तो दूसरा पूछ रहा हूँ। स्टेप्स करके आपका मसला हल करेंगे। तो यहाँ पे भैया डिस्क्रिप्शन भी बताया हुआ है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फास्ट एपीआई डेव से आप इस सर्वर को चला सकते हो। मैं अपना बैकएंड स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हम जो है साथ साथ, कर्सर खुला मेरा, बहुत सारे लोग change होते हैं, मगर मेन एक ही होता है। यार छत बैकएंड मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था उसी पे हम डेटाबेस को इंटीग्रेट भी करेंगे। तो बैकएंड स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड थी, फास्ट एपीआई चलाने के लिए क्या कमांड थी, फास्ट एपीआई डेव या क्या हो गया? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या मसला है? एक सेकंड, नहीं पावर सेल का मसला नहीं है, क्या है ये? टर्मिनल ऑन तो है। वहाँ पे खोलो। इस प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों के सामने लास्ट क्लास में फास्ट एपीआई इंस्टॉल करी थी, लेकिन अब जब मैं फास्ट एपीआई चला रहा हूँ ऐसे फास्ट एपीआई डेव, तो ये कह रहा है फास्ट एपीआई तो इंस्टॉल ही नहीं है। बिल्कुल, मेरी जो फास्ट एपीआई इंस्टॉल हुई थी वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई थी? करना पड़ेगा। अच्छा मेरे इस प्रोजेक्ट के वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये .venv की फाइल फोल्डर जो है, तो इसको एक्टिवेट करना हो तो एक्टिवेट करने की क्या कमांड थी, .venv/scripts/activate। देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, बैकस्लैश लगा देता है। हाँ, वो UVVNV से आपको वो कमांड देता है। ये हो गई भाई, कैसे तो पता चल रहा हो गई है, ये शुरू में लिखा आ रहा है, नाम लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट का, मतलब एक्टिवेट हो गई है। यहाँ मैं चलाऊंगा फास्ट एपीआई डेव, तो मेरी फास्ट एपीआई स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट क्लास में जितनी भी हमने एपीआई बनाई थी वो सारी हमारे पास खुल जाएंगी। कहाँ पे खुलेंगी? या आपको यहाँ यूआरएल भी दे रहा है, या अगर आपको ऐसी डायरेक्टली खोलनी है आप आए यहाँ पे गूगल पे, आप लिख के लोकल होस्ट 3000 खुलता था नेक्स्ट के लिए या टोकासोरस के लिए, लोकल होस्ट 8000 खुलेगा आपके पास ऑथेंटिकेट यही बैठ के करा है मैंने। किसके लिए? फास्ट साइड अप एपीआई है के ना लिए। जैसे तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज कहाँ गई, ये बैठी, हाँ यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है हेलो क्लास। क्यों आ रहा है? कौन सी एपीआई कॉल हुई है? होम, यार ये करंट गाल में लग रहा है। होम वाली जो एपीआई थी वो कॉल हो रही है। तो अगर मुझे सारी एपीआई चेक करनी हो, भाई मेरे पास कौन कौन सी एपीआई बनी हुई है, तो /docs। तो लास्ट क्लास में हमने ये एपीआई बनाई थी 4, बाकी अपडेट वाली और डिलीट वाली मैंने आपको कहा था कि भाई आप बना ले, तो वो भी उसके स्टेप्स भी बताए हुए। तो खैर हम जल्दी जल्दी नीचे आते हैं। टेस्ट हमने देख लिया कि भाई एपीआई कैसे चली, लोकल होस्ट 8000 पे चली, और ये हमने जो है एआई से स्टेप बाय स्टेप काम करवाया था। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई डमी डेटा ऐड करो, उसने डमी डेटा ऐड कर दिया था। फिर हमने बोला था इस डमी डेटा से क्या करो, एपीआई के लिए एक और एपीआई बनाओ, किसकी? सिंगल स्टूडेंट की है जी, आप बताएं।
आप अब ये जी नहीं, आप नहीं, आपके बराबर ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एपीआई क्या चीज रिटर्न करेगी? कौन से स्टूडेंट्स? जो हमने ऊपर बनाए ये डेटा हमारी एपीआई रिटर्न करेगी। लास्ट क्लास में हमने बनाया भी था, बनी भी है, ये रही। तो स्टूडेंट की एपीआई लास्ट क्लास में भी हमने बनाई थी। अच्छा, आप कैप वाले भाई चेयर ऐसे रखी हुई कि मेरा लैपटॉप तो जी, खुद में हैंड रेस करें। नहीं, आप नहीं, वो पीछे साइड करो। हैंड रेस करें कर सकती हूँ। जी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था गेट का एक मेथड बताया था, एचटीटीपी मेथड, और पोस्ट भी बताया था, यहाँ लिखा भी इसको है। थोड़ा सही करना, मैं थोड़ा क्या ये खुल जाएगा। गेट मेथड कब यूज करते हैं नॉर्मली? डेटा गेट और पोस्ट। थोड़ा सा और थोड़ा सा और करो। सही है, आपका जवाब ही नहीं। नहीं, इसको थोड़ा बस। कोऑर्डिनेटर्स, जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे बॉयज एंड फीमेल्स, कहाँ हैं? हैंड रेस करके बताएं। ठीक है, अभी हमें छोटा सा एक काम करना है। ये बताएं कि सारी रो क्लियर है? बॉयज आप लोग बताएं, सबकी चेक हो गए? ऑलमोस्ट कौन कौन सी रो रहेगी? सिर्फ हैंड रेस करके बता दें, किसी की रो रहेगी? सिर्फ एक रो है, चले वो तो हो जाएगी। फीमेल्स में से सबका हो गया? तो हमारे आगे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब वो हैं जिन्होंने राइटिंग करी हुई है, या वो भी बैठे हुए हैं कुछ जिन्होंने बुक राइट नहीं करी हुई? अगर हैं तो प्लीज़ हैंड रेस कर दें, क्योंकि अभी कुछ लोग आगे आ गए थे। कोई भी नहीं आगे ऐसा बैठा हुआ जिसने राइटिंग नहीं करी? तो आप ये बताएं, आगे जो लोग बैठे हुए हैं किस किस ने प्रोजेक्ट चेक करवा लिया? ऑलमोस्ट सबका हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर जो बॉयज बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी रोल नंबर नोट करवाया एडमिन को, वो लोग कौन कौन है वो हैंड रेस करें। तो जो आगे है ना, आप थोड़ी देर के लिए पीछे चले आए, मुझे आप लोगों से बात करनी है, जिन्होंने अभी रोल नंबर नोट करवाया। अच्छा, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त है बॉयज़ वालों से कि वो बॉयज़ कोऑर्डिनेटर्स पीछे जाएं, इन लोगों से बात करें और मैं आ रहा हूँ। और जो फीमेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं आप लोग पीछे गर्ल्स के पास जाएं, उनसे बात करें। मैं आपको आगे टास्क बता रहा हूँ कि क्या है। जब तक हम सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए क्लास को पोस्ट कर रहे हैं, ताकि बात वो कर रहे होंगे तो आप लोग परेशान होंगे ना, आवाज़ आगे तक आती है। तो सिर्फ 3 मिनट के लिए, फिर हम क्लास को सर रेज्यूम कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, वॉइस में क्योंकि ये आसानी हम कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी कर रहे हैं और चेकिंग वालों के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजीली चेक कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चेक है, ये चेक है, ये चेक है, इन्होंने चेक नहीं कराया तो वो अलग बैठे होंगे, तो हमें आसानी रहेगी उनको ट्रैक करने में। बस ये मसला है। वापस आ जाएं आप लोग, सब आ जाएं वापस। और जो लोग पीछे गए थे वो पीछे ही रहें, लेकिन अगर आपको आगे की थोड़ी सी जगह मिल रही है पीछे ही रहते हुए, मतलब 2-4 सीट्स आगे मिल रही है, तो आप आ सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सबसे पीछे बैठे हुए थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। अब अगले 40 मिनट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सर क्लास लेके चलेंगे। जो जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने फुल फोकस के साथ बगैर बातें करे स्क्रीन के ऊपर देखना होगा, ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आए। और है नहीं सही, मैंने उससे करवा दिया। क्या हुआ भी समझ नहीं आई सब। चल ही रहा है, सब यस यस कर लिया। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, फिर कोई ना कोई जगह पे आ जाए। ठीक है, दोबारा बता रहा है फ्रंट में। हमें क्योंकि क्लास कंटिन्यू करनी है, क्लास साइलेंट होगी तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसको बाद में बता देना, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ क्लास का साइलेंट माहौल बनाना चाह रहा हूँ। अब पैकिंग कर देखें अब तो नहीं यस आया। रिफ्रेश। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। क्या करें? ठीक है, लेकिन डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी है वो कैसे पता चला उसको? जैसे हमारे केस में आईडी रखना है, नेम रखना है, रोल नंबर रखना है, एज रखना है। ये 4 चीज़ें कैसे पता चलेंगी एसक्यूएल लाइट को? यहाँ पे हमने बताया तो नहीं है कहीं पे कि भाई नाम एज रखना। प्रॉम्प्ट में कहीं लिखा है मैंने? नहीं लिखा। तो कैसे पता चला? इसको कैसे पता चलेगा?
इससे पहले वाले स्टेप में हमने एक चीज़ बना दी थी, वो क्या थी? डेटाबेस का मॉडल, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी मैंने क्लास बना दी थी ऊपर वाले स्टेप में। तो अब क्या करेगा, इसी क्लास को यूज़ करते हुए हमारा SQLite समझ जाएगा कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए और उस हिसाब से हमारा डेटाबेस तैयार कर देगा। तो ये हमारा डेटाबेस कहाँ पर होता है? लोकली होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? फास्ट होता है, ये जल्दी सेटअप हो जाता है, कुछ आपने API की नहीं लगानी पड़ती, जल्दी बन जाता है ये आपके पास एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सारा डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते इसमें, एक मसला। दूसरा मसला कि भाई अगर मैंने इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस किसी और प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, नहीं कर सकता। तो मतलब वो इस प्रोजेक्ट के लिए, वो उस प्रोजेक्ट में लाने के लिए फिर मुझे और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मुझे उस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो मुश्किल होगी। किसी और के साथ मुझे ये डेटाबेस शेयर करना है, तो क्या मैं ये DB ऐसे करके उसको शेयर करूंगा? डेटा लीक हो गया बीच में फिर। तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं। तो डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या। आपका यूज़ केस ये है क्विकली एक एप्लीकेशन बना के शो कराना, तो आप SQLite से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे जो डेटा स्टोर होता है वो आपके पास, उसके लिए जो डेटाबेस होगा वो होगा पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो वो हमारा अगला स्टेप है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करंट स्टेटस बता देता हूँ, लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक बना लिया था। फिर NeonDB वाले जितने भी स्टेप्स होंगे मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ज़रा टेस्टिंग करते हैं पहले। मेरी API कौन से URL पे है? localhost 8000। और सारी APIs मुझे देखनी है, तो localhost 8000/docs। तो ये सारी APIs आ गई। यहाँ पे मेरे पास एक है स्टूडेंट्स की API, इसको मैं चला के देखता हूँ। चलाने के लिए यहाँ पे ट्राई इट आउट का बटन आता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है फास्ट API के अंदर कि उन्होंने पूरा प्लेग्राउंड आपको दिया है कि यहाँ पे आके आप खेल लें। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे पास कौन कौन से नाम आ रहे हैं? ये 3 नाम आ रहे हैं। ये 3 नाम कहाँ से आ रहे हैं? ये 3 नाम जो मुझे लग रहा है ये डेटाबेस से नहीं ला रहा है, बल्कि अभी भी ये 3 नाम कहाँ से ला रहा है? ये जो डमी डेटा हमने ऐड किया था यहाँ से ला रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये डमी डेटा मैं हटा दूँ, तो जितना भी डेटा हो मेरा SQLite से है। तो उसके लिए पहले मैं इसको बोल देता हूँ क्लाउड कोड से, फिर हम कोड रिव्यू करते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा SQLite से NeonDB में शिफ्ट करना कितना आसान है। यहाँ मैं कोई पैकेज तो मिस नहीं कर रहा, एक सेकंड पहले मैं डॉक्स भी देख लेता हूँ। ठीक है, पागल हो गया मेरा शेयर। ठीक है, ये पूरा कोड फाइनल आउटपुट आपको दिखा रहे हैं। ये प्रॉम्प्ट्स भी मैंने दिए हुए थे। अच्छा, ये वाला प्रॉम्प्ट मैं चलाना है कि मेरे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन्हें अपडेट कर दो, ताकि जो है ये जो स्टूडेंट्स का डेटा है ये वो डमी वाला ना आए, ये SQLite वाला जो हमने डेटाबेस बनाया था वहाँ से डेटा है। तो उसके लिए मैं क्लाउड से अगर ये बात बोलूँगा तो वो मेरे पास कुछ चेंजेस करेगा, उन चेंजेस को फिर हम रिव्यू करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? अपडेट ऑल एंड पॉइंट्स टू सेव एंड रीड स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इंस्टेड ऑफ मेमोरी। करंटली हमारे पास डेटा मेमोरी में रखा हुआ है। मेमोरी में हमने पढ़ा था कि भाई अपना प्रोजेक्ट में रिस्टार्ट करूँगा सारा डेटा गायब। तो आते हैं भाई अपने टर्मिनल पे। यहाँ मैं चलाता हूँ क्लाउड और इनसे हम बोलेंगे कि अपडेट ऑल एंड पॉइंट्स टू सेव एंड रीड स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम SQLite डेटाबेस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको NeonDB चला दिया था, लेकिन अब वो नियॉन का सेटअप हुआ होगा तो कंफ्यूज ना होइए, इसलिए मैंने इसको बोल दिया भाई SQLite वाले। स्पेक्स क्यों नहीं लिख रहा मैं?
स्पैक ड्रिवन क्यों नहीं कर रहा मैं क्योंकि अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में? क्योंकि स्पैक्स बनाने में ही पूरी क्लास निकल जाएगी। तो आप लोग जब बनाए आप स्पैक्स सीख के बनाएं, उसको अपडेट करना आसान होता है फिर इन फ्यूचर। सीखने के लिए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप हैकाथॉन 2 वाला जब आपका प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें स्पैक ड्रिवन करना है। ऐसा नहीं कि सर हमजा ने ऐसे ही पढ़ाया था, स्पैक ड्रिवन करना है। स्पैक्स में आपने बस यही बताना है कि प्रोजेक्ट पहले आप प्लान मोड पे ले जाके डिस्कस करें, अच्छा ये क्या कर रहा है, करने देते हैं पहले। स्पैक्स में हमने बस जो है उसको बताना है प्रोजेक्ट क्या हमने बनाना चाह रहे हैं, हाँ अभी पुश नहीं किया तो अभी चेंज उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बस ये आपने डिस्कस करी और स्पैक्स आपकी इसको बन जाएगी। चलिए जी, ये कोड अपडेट कर रहा है बोल दे कि SQLite का। हम साथ साथ में कोड भी खोल लेता हूँ। हम अब आप लोगों ने ज़रा गौर करना है कोड पे। अच्छा, अभी ऐसे बोले नियॉन DB वाला भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। पुट माय पुल पुल नहीं पुल पुल माय करने देते हैं ऐसे काम, माय प्रीवियस सर आपको इसको काम करने देते हैं पहले। ये पता है हम फिर यहाँ check करते हैं। कंट्रोल F फाइन करते हैं कुछ, फिर इसको पूरे डॉक्यूमेंट एक साथ कैसे रिमूव करते हैं। कंट्रोल ए तो SQLite क्या था? यहाँ पे मैंने ये करना, अब मुझे डेटाबेस। हर जगह कंट्रोल डी वो आपको एक फाइल बना के देता है जिसमें जो है आप नहीं हो डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या ये डेटा परमानेंटली सेव होगा? जहाँ जहाँ है सबको सेलेक्ट तो करता जा रहा है Yes. control से। यस, जब बैक करोगे जब तक मैं उसको मैनुअली डिलीट नहीं करूँगा वो परमानेंटली आपके पास सेव रहेगा। जितनी दफा अगर मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दी तो वो आपके आई गेस पास मैंने सर को देखा वो एक साथ कर देता डेटा उड़ जाएगा। अच्छा, मैं चेक करता हूँ कि इसने अभी तो पूछ रही हूँ इधर ऑप्शन होगा ना ऑल का रिप्लेस करने का है इसको, अगर मैं इससे कर मैं SQLite इससे कनेक्ट करा लेता हूँ पहले, ताकि हम एक स्टेप पीछे आ जाए और फिर हम नियॉन वाले स्टेप पे जाएंगे। मैनुअल चेंजेस नहीं कर सकते करके देखते हैं ठीक है, देखूंगी कर। तो इस वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो जितनी भी APIs हमने बनाई हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं SQLite के साथ, और जितना भी हमारा डेटा सेव होगा वो SQLite में होना चाहिए। तो उसका कोड ये लिख रहा है और मेन काम इसने कर दिया नहीं किया। फाइल खोल के कर सकते हैं, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होती है। मैं खोलने की कोशिश करूँगा ना, मेरे पास ऐसे शो नहीं होगा। आप खोल के देखेगा वो इनक्रिप्टेड शो होगा। उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको खोलने के लिए, एक्सटेंशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। शुक्र CCR चल डमी डेटा, अच्छा चल तो रहा है। अब आप इस तरह से समझे कि अभी हमने जो है अब तक क्या क्या कर लिया है। अभी हमने APIs बना लिए, SQL मॉडल लिख लिया है। SQL मॉडल कुछ नहीं, आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारी API जो भी डेटा है वो SQLite में सेव करें। तो अगर आप कोड पर आए तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसने क्या किया है, एक डेटाबेस URL जो है एक वेरिएबल में स्टोर किया है। ये डेटाबेस URL ये कहाँ से उठा रहा है, कौन सी फाइल से, .env। मैं .env की फाइल खोलता हूँ, यहाँ कौन सा URL आ रहा है, SQLite का एक URL आ रहा है। और डेटाबेस का क्या नाम रखा है इसने, students.db। मतलब हमारे पास इसने URL चेंज कर दिया है। यानी उसके बाद अगर आप देखें कि भाई ये कनेक्शन बना रहा है क्रिएट इंजन, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये अब हमारे पास यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले सबसे मेन जो चीज़ है ना, सबसे इनिशियल स्टेप, बेकार वेबसाइट कौन सा फंक्शन बना भाई है, वेबसाइट कितनी क्रिएट DB एंड टेबल्स का एक फंक्शन बना है। ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, SQLite जब आप पहली दफ़ा डेटाबेस चलाओगे अजीब सी तो क्या उसके अंदर टेबल्स पहले से बने हुए होंगे,
बनाने पड़ेंगे ना। जब आप पहली दफ़ा डेटाबेस लाइव करोगे तो उसके अंदर ये क्या आपका पसंद का टेबल पहले से बना होगा? नहीं। जब आप डेटाबेस बनाते हो उसके अंदर आपको ही टेबल्स बनाने होते हैं। तो इस काम को हमारे लिए कौन आसान कर रहा है? एसक्यूएल मॉडल इस आसान कर रहा है कि जो हमारा डेटाबेस है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है बना लेगा। तो हमने एसक्यूएल मॉडल की क्लास जो हमने ऊपर से इंपोर्ट कराई थी, सारा कोड एआई ने लिखा है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है। कोड तो हम लिखवा लेंगे, लेकिन कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है वो मेन चीज़ है। तो एसक्यूएल मॉडल की एक लाइब्रेरी है जिससे मैंने बोला, उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट ऑल का। क्रिएट ऑल के फंक्शन के अंदर मैंने क्या चीज़ पास करी है, इसको जूम कर लेता हूँ, इंजन। इस इंजन के अंदर अगर आप गौर करो क्या क्या चीज़ें मौजूद है, डेटाबेस का यूआरएल और यहाँ पे कनेक्ट्स आर्गुमेंट्स, ये मेटा डेटा के अंदर आ जाएंगे। इंजन आपके पास आ गया, नीचे आते हैं। अच्छा, तो ये जो एसक्यूएल मॉडल ये कहाँ है, ये हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट ऑल डेटाबेस आ गया, यहाँ पे इंजन हमारे पास आ गया। तो ये फंक्शन हम कब चलाएंगे? मेरा कोड पुश है ना, वो कोड इसमें इंप्लीमेंट जब हमारा पहली दफा फास्ट एपीआई का बैकएंड स्टार्ट होगा। तो हमारे पास फास्ट एपीआई के अंदर एक फंक्शन है लाइफ स्पैन का। इसके अंदर हमने क्या कॉल किया है? क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। तो सबसे पहला फंक्शन हम कौन सा कॉल करा रहे हैं कि भाई डेटाबेस और टेबल्स बना दो। तो इस फंक्शन से क्या होगा, जैसे ही आप अपना बैकएंड स्टार्ट करेंगे ना, आपका बैकएंड स्टार्ट होते ही आपके लिए वो क्या करेगा, एसक्यूएल लाइट के लिए एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस भी बना देगा, टेबल्स भी बना देगा। तो अगर मैं अपना बैकएंड एक दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि अभी कोड अपडेट हुआ है ना, मैंने लिखा फास्ट एपीआई डेव। तो इसने पहले स्टेप में ये किया है, यहाँ लॉग तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले स्टेप में इसने क्या किया है, पहले स्टेप में इसने क्रिएट डीबी एंड टेबल्स का फंक्शन कॉल किया है। तो जब भी आपका बैकएंड स्टार्ट होगा, हमारा डेटाबेस उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, टेबल्स वगैरह बना रहा है। हमारे फिर ये स्टूडेंट्स की क्लास हो गई, मॉडल्स हो गए जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट तरह की हमारे पास ये क्या पास किया मैंने इसमें फास्ट एपीआई के अंदर, लाइफ स्पैन का फंक्शन। ये कब चलता है फंक्शन? जैसे ही हमारी फास्ट एपीआई का सर्वर स्टार्ट होगा वैसे ये फंक्शन चलेगा। तो जैसे मैंने लिखा फास्ट एपीआई डेव, लाइफ स्पैन वाला फंक्शन चला है। इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा था? सबसे पहला काम ये हो रहा था क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। अगर पहले से बने हुए थे, अगर पहले से बने तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं बने तो बना लेगा। तो ये खुद ब खुद ये एसक्यूएल मॉडल जो है, जो पैकेज है वो हैंडल कर लेता है, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये एपीआईज हैं जिसको इसने अपडेट किया है अपने हिसाब से। और इस बार इसने क्या चीज़ कनेक्ट कर दी है, डमी डेटा कहीं नज़र आ रहा है? डमी डेटा सारा कहाँ हो गया है, ख़त्म हो गया। जिसका मतलब ये है कि अब जितना भी डेटा मेरा होगा वो कहाँ पे सेव होगा, एसक्यूएल लाइट पे। तो मैं आता हूँ अपनी एपीआई के अंदर, रीलोड करता हूँ। अभी नियॉन डीबी पे करेंगे ना इसके बाद। हम तो कर चुके हैं। और रीलोड करने के बाद जो है मैं स्टूडेंट्स की एपीआई कॉल करता हूँ। एक दफ़ा, एक सेकंड, रीलोड नहीं हुआ शायद। हाँ, स्टूडेंट्स की एपीआई मैं कॉल करता हूँ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। क्या रिस्पॉन्स आएगा? एम्प्टी आपके पास लिस्ट आएगी, जिसका मतलब ये है कि अभी कोई भी डेटा नहीं है। हमारा नया एसक्यूएल डीबी बना है ना, इसलिए कोई भी डेटा नहीं है, खाली है। तो ऐड करने के लिए कोई हमने एपीआई बनाई थी, क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई बनाई थी। इसके अंदर जाएंगे, ऐड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी होती है, नेम, एज और ईमेल। तो ट्राई इट आउट पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे,
यहाँ पे मैं नेम यही रख देते हैं, बस एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे ये वाली एपीआई चल गई है सक्सेसफुली। 200 लिखा आ रहा है, इसका मतलब भाई चल गई है। तो मेरा स्टूडेंट क्या हुआ है, अभी अभी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। मैं अब रीड स्टूडेंट की अगर मैं एपीआई चलाऊंगा स्टूडेंट्स की, तो क्या मेरे पास यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम आएगा? चेक करते हैं। एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेरे पास नया वाला स्टूडेंट। तो कुछ नहीं किया मैंने, क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई कॉल करके स्टूडेंट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद चेक किया मैंने कि भाई सच में क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें चेक हो गया। अब मैं एप्लीकेशन बंद करके दोबारा खोलूंगा तो क्या ये डेटा फिर भी शो होगा? मैं आता हूँ यहाँ पे फास्ट एपीआई में, इसको मैं बंद कर देता हूँ, छुट्टी हो गई। अब फिर कल को मैं आया, दोबारा मैंने इसे चलाया, तो अब देखते हैं हमारा डेटा सेव हुआ है। देखते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं और हम आते हैं स्टूडेंट्स पे। ट्राई इट आउट का यहाँ बटन आ रहा होता है, क्लिक किया, एग्जीक्यूट, तो ये हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो गया है। तो SQLite हमारे पास सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। इसको अब हमने यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं? स्टूडेंट जीबी की फाइल में सेव होगा, लेकिन ये फाइल इनक्रिप्टेड होती है। मैं इसको खोलूंगा तो वो क्वेश्चन मार्क इनक्रिप्टेड होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसकी आप एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये फाइल खोलेंगे तो अव्वल तो ये खुलती नहीं है। आप ज़बरदस्ती खोलेंगे इसे, देखिए ये एरर दे रहा है। आप ज़बरदस्ती खोलेंगे तो भाई ये आपके पास इनक्रिप्टेड, ये देखें इनक्रिप्टेड हुई। तो आप SQLite की कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये शायद डेटा विजिबल अभी हो सबसे जाए। चलेगा। तो ठीक है, तो SQLite हो गया। अब हाँ, कहाँ पे ये सेशन हमारे पास, जब हमारे पास डेटाबेस सबसे पहले बनता है तो डेटाबेस के साथ हमारी एप्लीकेशन क्या करती है? कनेक्शन बनाती है ना। कनेक्शन बनाने के बाद हमारे पास जो कनेक्शन है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? किसके अंदर? सेशन के अंदर। जब भी मुझे डेटाबेस से बात करनी होगी मैं किसके थ्रू करूंगा? सेशन के थ्रू करूंगा। तो बहुत आसान है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या कॉल किया हुआ है। ये कौन सी एपीआई है? ये स्टूडेंट्स की एपीआई है। ये स्टूडेंट की एपीआई क्या कर रही है? सेशंस डॉट एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है एग्जैक्ट, और यहाँ पे क्या कर रही है? सेलेक्ट। ये एसक्यूएल की क्यूरीज हमारे पास होती है। बेसिकली ये क्या कर रहा है? आपके लिए डेटाबेस से तमाम स्टूडेंट का डेटा लेकर आ रहा है। तो सेशन हमारा क्या बनाया हुआ है? कनेक्शन। तो जो भी हम काम कराएंगे सेशन के थ्रू ही कराएंगे। इसी तरह से आप देख लो क्रिएट वाला काम भी हम किससे करवा रहे हैं? ये देखो सेशन डॉट ऐड, ये सेशन ने ऐड कर दिया। कमिट से हमारे पास जो है डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा सेशन डॉट कमिट से। और रिफ्रेश से ये होगा कि भाई आपके पास डेटाबेस से अपडेट होने के बाद अप टू डेट डेटा आ जाएगा। तो बेसिकली सेशन जो है आपकी हेल्प कर रहा होता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में। जी हम एसक्यूएल से जाते हैं नियॉन। अच्छा, मेरे पास ना टाइम कम है, मैं छोड़ दें, एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, SQLite को खोल के क्या देखना है, यहाँ आपके पास आ रहा है ना डेटा। अब मैं और अच्छा तरीका बताता हूँ। SQLite हमने डेमो पर्पस के लिए यूज़ किया है, डेमो पर्पस के लिए। और क्योंकि ये जल्दी सेटअप हो जाता है, मुझे कहीं अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है इसलिए। नियॉन वाले भी अब मैं सेटअप करूँगा नियॉन डीबी। उसके स्टेप्स भी यहाँ मेंशन है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके लॉगिन करो आप अपना अकाउंट। मेरा कौन सा अकाउंट है? हाँ, ये वाला किया था शायद। नियॉन डीबी यूज किया है हैकाथॉन। खैर दोबारा कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो आपने नियॉन डीबी पे जाके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अच्छा SQLite वाला जो
के अच्छा था वो ऑप्शनल था, आप चाहें करें, आप ना भी चाहें तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करें। इतना लंबा चल रहा है। तो हमने जो है यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना है। आप लोगों के पास कोई भी डेटाबेस नहीं आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर उस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप लोग के साथ साथ कर लेती ना PIAIC से, अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है। तो मेरा भी ऐसे ही होता अजीब से। क्या नाम टाइम था? लगाना पड़ता है। स्टूडेंट्स API। इसमें लगा रही हूँ। उस वक्त समझ में नहीं आया था, अभी चीज़ें समझ में आ गई। किसके अंदर रखना है, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। ओके, क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ जहाँ डब्बा गायब है वहीं आ रहा है क्रिएट का बटन, ये रहा। तो मेरा नियॉन DB का प्रोजेक्ट बन गया और डेटाबेस मेरा जो है नियॉन DB में चलने लग गया। ये अच्छी बात हो गई। नियॉन DB के अंदर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें से हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी समझ आ रही है। सेटिंग्स हमें समझ आती है, भाई डेटाबेस की सेटिंग्स होंगी। मेरे ब्रांचेस कुछ लोगों को समझ आएंगी। गिट के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं, डेटाबेस की ब्रांचेस हैं। इसी प्रोजेक्ट का नीचे आते हैं, यहाँ कोई चीज़ समझ आ रही है? कौन सी चीज़? टेबल्स। जितना भी डेटा हमारा सेव होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबल्स की फॉर्म में होता है। करंटली यहाँ पे कितने टेबल्स हैं? 0 टेबल्स हैं। तो क्या यहाँ पे से मैं डायरेक्ट टेबल बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। अच्छा तरीका क्या है? यहाँ से भी बनाता। मेरे कोड में मैंने लिखा हुआ है ना क्रिएट DB एंड टेबल्स का फंक्शन, वो SQLite के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा और पोस्टग्रेस के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा। तो ये हमारे SQL मॉडल जो है ये सारे डेटाबेस के लिए हमारे पास हेल्प कर देता है। तो मैं यहाँ से टेबल नहीं बनाऊंगा, टेबल हमारा बनेगा हमारी एप्लीकेशन से ही। और कौन सा फंक्शन क्लाउड कोड ने उसके लिए बनाया था? ये वाला, क्रिएट DB एंड टेबल्स। ये तब चलता है जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। चलें आ जाते हैं, नोशन पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताता हूँ अगले। अच्छा, ये SQLite वाले स्टेप का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड आप लोगों का कोड भी ऐसे ही जनरेट होगा। ठीक है, नीचे आता है। तो डेटाबेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नियॉन DB हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। किसने लिखा है यहाँ पे ऑप्शनल? बैकएंड का डिप्लॉय करना है। SQLite ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, पता होना चाहिए SQLite भी कोई चीज़ डिप्लॉय है। कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन करे हुए, नियॉन पे अकाउंट बनाए, प्रोजेक्ट बनाए। हमें एक चीज़ निकालनी है नियॉन DB से, वो क्या है? मुझे भी हगिंग फेस कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से निकलेगा? जिसमें हमारा मेन API चल रहा ये कनेक्शन स्ट्रिंग अभी मैं नियॉन से निकालूंगा। अभी फिलहाल चल रही है। अभी तो कहीं नहीं डाल देना, अभी इसको छोड़ते हैं। नीचे आते हैं, जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हम लिखवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पैकेजेस हमने इंस्टॉल करवाने ये हैं। बताने के लिए आप ऑथेंटिक यूजर इस पैकेज के बारे में लास्ट क्लास में बताया था मैंने। 350 शायद हटेंगे, फिर दोबारा डाल देंगे। बस चेक उसने ये करना है ऑथेंटिक साइको PG 2 बाइनरी। ये क्या करेगा ये रेंडर ही अच्छा लगता है मुझे। रेलवे के वो जी? लिमिट खत्म हुई है। अच्छा, रेंडर पे लिमिट नहीं है? रेंडर पे लिमिट है? ये हमारी बैकएंड एप्लीकेशन मतलब मेरे ख्याल से और रेलवे से बेहतर है। फ्रंट डेटाबेस के दरमियान कम्युनिकेट कनेक्ट करने के लिए ये यूज होगा। अब आप बोलोगे SQLite में क्यों नहीं यूज किया? क्यों? क्योंकि वो तो लोकल ही है ना, वहाँ सिक्योरिटी का मसला नहीं था। अब यहाँ पे मेरे पास क्लाउड का डेटाबेस है और एक बैकएंड है, इनको मुझे सिक्योरली कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन के लिए जो लाइब्रेरी यूज होगी वो कौन सी होगी? ये होगी। तो अच्छा, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। मैं आऊँगा अपने टर्मिनल पे। मैं चाहूँ तो मैं उससे भी करवा सकता हूँ क्लाउड कोड से, लेकिन वो इंस्टॉलेशन पे जो है ना टाइम लेता है, मेरे टोकन वेस्ट होंगे। नया टर्मिनल मैं खोलता हूँ और यहाँ पे मैं UV ऐड की जो कमांड थी, किसी ने दूसरे पैकेज का नहीं पूछा। अब हर महीने दे रही है। 2 पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, 0 है ना बल्कि। एक बाइनरी वाला और एक python.env। मगर इससे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से अगर मुझे कोई चीज़ रीड करनी है तो python.env इंस्टॉल करना है।
ये वैसे मेरे पास हुआ हुआ है पहले से, मतलब जब फास्ट एपीआई हमने करी थी एक महीने तो का उसके नहीं अंदर होता, हो मुझे गया तो ये होगा। लग रहा है कि डंडा के टाइम तो लिमिट खैर ये कर लेते हैं एहतियातन फिर भी। तो दोनों पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो गए सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं। अब मैं क्लॉड से बोलता हूँ कि भाई जो SQLite वाला डेटाबेस था ना उसको रिप्लेस कर दो किससे, पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस से। और मैं इसको कह दी, अच्छा लोड कनेक्शन स्ट्रिंग भी मैं हटा दूं, अगर सिंपल इतना भी बोलूँ ना, फिर देखते हैं क्या करता है कि भाई SQLite को कन्वर्ट कर दो पोस्टग्रेस डेटाबेस से। ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे से दिया है। मुझे आप लोग बताएं कि क्या करेगा ये फ्रंट, और जो आपका कोड था फास्ट एपीआई का उसमें क्या क्या चेंजेस करेगा, ज्यादा चेंजेस करेगा, आई थिंक देखते हैं। नहीं करेगा, ज़्यादा तो नहीं है। पहली चेंजेस तो ये .env फाइल में घुस के जो है ना, जो SQLite वाला जो था उस URL की जगह पे कनेक्शन स्ट्रिंग इसने लिख दी है। लेकिन ये मेरे अकाउंट का मैं डाल दूंगा, ये अभी आप समझे इसने गलत डाला है, डमी डाला है, ठीक है हम वो फिक्स कर लेंगे। यस डाल दो भाई। तो करवा चुके हैं फिर भी हमें नहीं पता क्या करवाए। अच्छा मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं जब स्पेक किट में काम कर रहा होता ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल के अंदर ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि भाई मेरी .env की फाइल नहीं खोलना, नहीं मतलब नियॉन जो है ज़्यादा कन्वीनियंट। क्योंकि .env की फाइल के अंदर आपके सीक्रेट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते ये हैं। तो है, क्लॉड के पास चलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में रहेंगे, तो आप भी कह दिया करो। और जो है जब क्लॉड कोड के साथ काम कर रहे हो तो कोशिश किया करें डमी पहले आप बना लें। यहीं से ऐड करें। प्रोडक्शन वाले जो क्रेडेंशियल्स है ना वो क्लॉड कोड के साथ नहीं यूज़ करना। ये आगे की बात बता रहा हूँ, अभी तो आप कर लें, टेंशन नहीं है, क्या ही कर लेगा क्लॉड डॉट, हाँ उससे बोले .env में घुसो ही नहीं, .env.example एक फाइल बना लो, उसमें करते रहो अपनी। अच्छा क्या चेंज करा इसने, बस ज्यादा कुछ नहीं चेंज किया इसने सिंपल यहाँ पे .env फाइल के अंदर नहीं, ये बात वही है, पहले SQLite का था, शो नहीं करवा रहा। अब NeonDB कर लिया। तो इसका मतलब अच्छा ये इतनी आसानी से क्यों कन्वर्जन हो गई, किसने हेल्प करी हमारी, SQL मॉडल ने हेल्प करी है। जो SQL मॉडल का पैकेज था स्टैंडर्ड पैकेज है, उसने इजीली हमें जो है ये अलाउ किया कि हम डेटाबेस स्विच कर सकें। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी सिवाय इस URL की, कुछ यहाँ से चीज़ें इसने हटाई हैं, ये कनेक्ट आर्गुमेंट, ये अगर लगा भी देता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आता हूँ, मुझे बस अपने यहाँ से env फाइल के अंदर से क्या चीज़ चेंज करनी है, ये इसने आप समझ लें डमी डाला है, मैं इसको हटाता हूँ और अपने NeonDB के अकाउंट में आता हूँ और यहाँ से मैं ढूंढता हूँ कि मुझे अपने इस डेटाबेस का वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ से मिलेगा। तो डैशबोर्ड पे ही चलते हैं, डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ, होम पेज जो था यहाँ कहीं आ रहा है कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा ही है, बस यही तो है, यही तो चाहिए। तो ये मैंने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करना है और अपने env फाइल के अंदर पेस्ट कर देना। कोड कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, env तो इसने बनाई नहीं थी, यहाँ ऐसे ही रखा सारा हुआ है, मैं क्लाउड सोच कोड रही नहीं हूँ लिखा अब है, डेटाबेस भी इंटीग्रेट होपफुली हो गया है, लेट्स सी। तो क्या करूँ अब, बनी हुई अच्छा इसने यही डाल दिया ना, क्या मैंने करूँ यहाँ अब? से run कर दिया। अपना जो फास्ट एपीआई का सर्वर है वो मुझे एक दफ़ा फिर से क्या करना होगा, रीस्टार्ट क्यों करना है हो गया। यार ये अब इसको वापस से पापा समझाया पाएगा कि यार। नहीं क्या है। ओके, ताकि मेरे NeonDB के अंदर वो टेबल बना दे स्टूडेंट वाला, देखते हैं बनाते नहीं बनाता। तो जब मैंने फास्ट एपीआई डेव लिखा तो फास्ट एपीआई डेव होते ही हमारा हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन का एक फंक्शन है वो चलता है, लाइफ स्पैन कहाँ गया, नीचे होगा, ये रहा। इसमें एक फंक्शन हमने क्रिएट DB एंड टेबल्स का फंक्शन कॉल किया है, इसका काम है असल में डेटाबेसेस
कि टेबल को क्रिएट करना। तो देखते हैं, अभी मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है, कोई एपीआई मैं कॉल नहीं कर रहा, मैं पहले जाके चेक करता हूँ भाई टेबल्स में कुछ आया नहीं आया। आया, ओके बाय। आ गया। यस नॉट। कहीं पे मैंने एपीआई में कुछ चेंजेस करी? एपीआई अभी तक कॉल नहीं करी मैंने सिर्फ अपना बैकएंड स्टार्ट किया। बैकएंड स्टार्ट होने पे ही मेरा जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट्स का टेबल ऐड हो गया। और आप देखें इसके अंदर वही चीज़ है, नेम, इसकी टाइप क्या रखी है इसने, varchar। तो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया varchar। एसक्यूएल मॉडल ने खुद जो है मेरी हेल्प कर दी। मैंने तो एसक्यूएल मॉडल को स्ट्रिंग बोला था, उसने स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली varchar कर दिया, मेरी आसानी हो गई। एज इंटीजर, तो ये भी हमारी, हमने तो वहाँ पे इंट लिखा था, इसने इंटीजर पूरा कर दिया इसकी टाइप। ईमेल भी हमारे पास varchar आ गई है, आईडी भी आ गई है। तो ये हमारे पास जो है इसने पूरा सेटअप कर दिया है। अब मेन चीज़ कि जब मैं फास्ट एपीआई से कोई डेटा डालूंगा तो मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ कौन सी एपीआई यूज़ करें? पोस्ट वाली एपीआई यूज़ करते हैं। यहाँ स्कीमा है, यहाँ पे हम बॉडी डालेंगे, ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। नेम डालूंगा मैं हमजा, एज 25, hamza@abc.com। ये मैंने सिंपल आईडी नहीं डालूंगा, आईडी खुद ही जनरेट हो जाती है, तो आईडी हम नहीं देंगे। एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट हुआ है, 200 आया यहाँ पे, 200 आया। आईडी क्या आ गई इसकी, 1 आ गई। तो डेटाबेस में जाके चेक करूँ, डेटाबेस पे जाके मैं चेक करूँगा, यहाँ तो नहीं आ रहा। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के लिए ये मैंने तो शेयर करी थी ना आपको, ये आ रहा डेटा है। शेयर किया था मैंने। तो यहाँ रिफ्रेश पे आप क्लिक करेगा, आ गया। तो ये हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रेशन बड़े ही आराम से क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए हो गई है। खुद इसका मतलब इंटरफेस है, क्या गायब हो गया? इसमें दिया हुआ है, इसमें मेरे उसमें भी दिया हुआ है। एसक्यूएल लाइट वाला वो सेव है, लेकिन वो अब कनेक्ट नहीं है हमारी एप्लीकेशन से, हमने रिप्लेस कर दिया। वो डेटाबेस सेव है, ये रहा students.db में। लिंक नहीं डाला हुआ, बस कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं, उसके लिए मैं बनती है माइग्रेशन। तो मैं क्लाउड कोड से बोलूँगा कि मेरा एसक्यूएल लाइट का डेटा पेस्ट कर दो नियॉन में, तो उसके लिए एक माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, वो डेटा यहाँ से उठाएगा वहाँ डाल देगा, सिंपल। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। नहीं तो पूरी आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, आप लोग बनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। और कोशिश करें कि अपना ये सिंपल CRUD एप्लीकेशन ना बनाए, कुछ और भी बनाए। एक इसमें मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ, इसके आगे आपने ये कहना है इससे, भाई जो अभी बैकएंड बनाया ना, इसका एक नेक्स्ट.js का फ्रंट एंड बना दो, बस। इतना सा प्रॉम्प्ट देके देखेगा कि क्या फ्रंट एंड बनाते, फिर अगली क्लास में मुझे दिखाएगा। सही है, थैंक यू। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और जिनका हैकाथॉन नहीं हुआ वो हैकाथॉन पे फोकस करें, जिनका हैकाथॉन हो गया है तो भाई ये बनाएंगे कि आसान सी चीज़ है। अगली क्लास में हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।